नमस्कार, मैं नीलम ठाकुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडल, मैं प्रवक्ता हिंदी। आज का जो इवनिंग सेशन है इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परख कार्यक्रम और मुख्य रूप से योग्यता आधारित प्रश्न पत्र कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में ही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में व्यापक परिवर्तन की परिकल्पना करती है। इससे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा से भारत में समतापूर्ण जीवंत ज्ञान और समाज में बदलाव में ही सीधा योगदान करती है। एनईपी जो है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, वो हमारे छात्रों को, युवाओं को वर्तमान और भविष्य की अलग अलग राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। जो भी आगे हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो भी चुनौतियां हैं, उनके लिए ये तैयार करने के लिए कार्यक्रम है। यहाँ में आज बेसिकली जो है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन से संबंधित ही एनईपी के पॉइंट्स पर बात करूंगी। एनईपी तो एक काफी वास्ट वो है, लेकिन मैं मूल्यांकन पर ही बात करूंगी। एनईपी में निश्चित किया गया है कि रेगुलर, फॉर्मेटिव, समेटिव और कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, ताकि बच्चों का निश्चित समय पर रचनात्मक, योग्यात्मक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही उनका मूल्यांकन जो है वो सही से हो सके। प्रमोटिंग लर्निंग प्रोसेस, कि लर्निंग का जो भी प्रोसेस है उसको भी प्रमोट किया जाए और बच्चों की जो है ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उस पर ध्यान दिया जाए। बच्चे जो है वो समझ कर पढ़े, ना कि रटे। फोकस ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो भी हम पढ़ाएं कक्षा में उसकी असेसमेंट साथ साथ होती है। इसके अलावा कि हायर ऑर्डर स्किल्स जैसे एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये सब भी क्लियर होता रहे। समझकर नए विषयों पर वो आसानी से लिख सकें, उन पर बात कर सकें। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज में कि कुछ आपने पढ़ा दिया वो रट लिया जाए। उस सब्जेक्ट को जब वो समझ आएंगे तो कोई भी आप विषय पर बात करेंगे या कोई भी विषय उन्हें देंगे तो उस पर वो आसानी से लिख सकें। सभी बोर्ड जो है एग्जाम और इवैल्यूएशन पैटर्न जो है उसको रीडिजाइन कर रहे हैं, ताकि छात्रों का सही मूल्यांकन हो सके। सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, उनके बाकी जो भी है एस्पेक्ट, उन पर भी बात की जा रही है। और कोचिंग जो कल्चर है उसको थोड़ा डिस्करेज किया जा सके और स्टूडेंट्स जो है वो अपने मनपसंद विषय, कोई भी विषय है, चाहे वो साइंस स्टूडेंट है, वो आर्ट्स का विषय पढ़ना चाहता है तो वो आर्ट्स का विषय पढ़ सके, और अगर आर्ट्स का है उसको कोई साइंस सब्जेक्ट कोई अच्छा लगता है तो वो उसको भी अपने उसमें ऐड कर सके। परख इंडिया की पहली असेसमेंट अथॉरिटी है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ सहयोग कर रही है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही से हो सके। तो इसी उद्देश्य से परख जो है वो संस्था जो है वो एनईपी 2020 के उद्देश्यों के साथ काम कर रही है। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, इसके मुख्य उद्देश्यों से पहले मैं बात करूंगी। परख, इसकी फुल फॉर्म पी से परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो परख का मुख्य इसका उद्देश्य यही है कि योग्यता आधारित मूल्यांकन हो। इससे क्या होगा, शिक्षा नीति में भी सुधार होगा, छात्रों में भी हमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा, बाकी सीखने की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। इससे मुख्यतः छात्रों को लाभ होगा, उनको उनकी कमियों का पता चलेगा। परख का दूसरा मुख्य उद्देश्य रहा है डेटा आधारित नीति निर्माण। अभी हाल ही में हमने देखा था कि 4 दिसंबर को टेस्ट जो सर्वेक्षण करवाया गया था, 3rd, 6th और 9th क्लास का उन्होंने टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। 88,000 से अधिक स्कूलों में ये सर्वेक्षण हुआ था। तो इस सर्वेक्षण से ही पता चलता है कि एनईपी को किस तरह से लागू किया जाए
और यही डेटा जो है वो नीति निर्माण में भी काम आ रहा है। शिक्षकों का सशक्तिकरण, इसमें सिर्फ छात्रों की बात नहीं है या डेटा आधारित नीति निर्माण की बात नहीं है, शिक्षकों का भी सशक्तिकरण किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो उनको सीखने में नए नए तौर तरीके जो हैं उनसे उनको अवगत कराया जा रहा है ताकि वो भी अपडेट हो। पेपर सेटर हैं, उनको नई जानकारी, जैसे अभी हम कर रहे हैं ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्राम, तो पेपर सेटर को भी नई जानकारी कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर है, किस तरह से स्टूडेंट्स को असेस करना है। योग्यता आधारित क्वेश्चन पेपर तैयार करना, उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक तैयार करना, साथ ही साथ आजकल जैसे अभी मैम ने भी बताया था कि क्वेश्चन बैंक भी तैयार किया जा रहा है बोर्ड के द्वारा। तो ये सारे परख और एनईपी के सारे उद्देश्य हैं जो कि परख इनको पूरा करने में सहयोग कर रहा है। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड रीडिजाइन किए जा रहे हैं कि जिसमें उनका कंप्लीट डाटा जब से बच्चा स्कूल में आता है, एकेडमिक्स के साथ साथ बाकी उनके एस्पेक्ट उनको भी असेस किया जा सके। तो ये रिपोर्ट कार्ड भी अब रीडिजाइन किए जा रहे हैं। सभी बोर्ड जो हैं उनमें इवैल्यूएशन के जो भी पैटर्न है उनमें समानता लाई जा रही है। अभी हम एक स्लाइड आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेट बाय मार्क्स बताया है। तो यहाँ पर कुछ एक अलग अलग स्टेज की बात की गई है कि किस तरह से उनके क्वेश्चन पेपर जो है डिजाइन किए जाते हैं और उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, जैसे यहाँ ब्लू से इंडिकेट किया गया है लॉन्ग आंसर, डार्क ब्लू से एमसीक्यू बहुविकल्पीय जो भी क्वेश्चन है, ऑरेंज कलर से शॉर्ट आंसर और लास्ट में वेरी शॉर्ट आंसर। तो हम एक या दो उदाहरण देखेंगे। जैसे पहले है पंजाब का है, तीसरे नंबर पे आप देखेंगे कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है। इसमें जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आप देख रहे होंगे कि 26% है। और आंध्रा की अगर हम बात करें तो आंध्रा में है 23.8% लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और एचपी बोर्ड की बात करें, लास्ट में देखेंगे, सेकंड लास्ट है एचपी बोर्ड में, तो 68.7% जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए हैं। तो इसका स्लाइड का दिखाने का कोई और मतलब नहीं है, बस ये है कि अलग अलग बोर्ड जो है वो अलग अलग पैटर्न फॉलो करते हैं, उनमें कोई अभी तक इतनी समानता जो है वो नहीं आई है। नेक्स्ट स्लाइड है डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस वेट बाय मार्क्स। अब यहाँ पे है कि इसकी बात करें तो यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल, अगर हार्ड क्वेश्चन जिनको हम कहेंगे, तो वो गोवा बोर्ड पर इसमें पूछे गए हैं 44.6%। और हिमाचल की बात करें तो इसमें हार्ड क्वेश्चन जो है वो केवल 9.38% है। तो हम देख सकते हैं कि इनमें सभी में बोर्ड्स में अब एनईपी के तहत अब सभी में इनमें समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी बोर्ड जो हैं वो इवैल्यूएशन के सिस्टम में और बाकी चीजों में भी समानता लाएं। एग्जाम के बर्डन को कम किया जा रहा है। परख और एनईपी में ये दोनों में ही एक दिया गया है कि एग्जाम का बर्डन जो है बच्चे उसको बर्डन समझ कर ना काम करें, उसको कम किया जा रहा है। हाई क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है और जहां पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, समानता नहीं है, उसे सही किया जा रहा है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो भी रहेगा उसको मेजर करने का तरीका उसको किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनसीएफ की, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसको बनाया जाता है। तो ये स्कूल का पाठ्यक्रम बनाने के लिए भी कुछ एनईपी में काफी बातें कही गई कि किस तरह का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम होना चाहिए। और इसी में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में स्पष्ट किया गया है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको असेस भी करना है, साथ साथ उसका पता भी होना चाहिए कि कितना आप पढ़ा रहे हैं, कितना बच्चों तक पहुंच रहा है। असेसमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक्टिव रोल ऑफ लर्नर, कि बच्चे जो है वो कितनी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीचर कितना एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इक्विवेलेंस ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स, ये अभी बात पहले भी एनईपी में भी यही कही गई है, परख में भी, और यही इसमें किया गया है कि विभिन्न बोर्डों में समरूपता लाई जाए। एजुकेशनल इवैल्यूएशन जो है
वो क्वांटिटेटिव तो है ही है, अब उसको क्वालिटेटिव भी बनाना है कि उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो। तो इवैल्यूएशन की हम बात कर रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन कुछ एक बात करूंगी। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 2 या 3 इनकी बात करूंगी कि फॉर्मेटिव है, कि रचनात्मक मूल्यांकन किस तरह से किया जाए। जैसे हिंदी विषय में हम नए नए विषयों पर लिखते हैं, तो बच्चों पर हम ये लगातार देख सकते हैं, उनको कोई ना कोई टॉपिक दे सकते हैं कि उस पर वो किस तरह से लिख सकता है। बच्चे जो है अलग अलग, अगर आप एक सिंपल सा टॉपिक दे दें कि आज आप सुबह आए हैं स्कूल से, घर से स्कूल की ओर आए हैं, रास्ते में आपने क्या क्या देखा, तो वो 10 शब्द लिखने के लिए अगर आप उनको बोल दें, तो 10 लाइनें कुछ लिखने के लिए बोल दें, तो वो बच्चे लिखेंगे कि उन्होंने क्या क्या देखा है, और आपको भी पता चलेगा कि वो कितना समझ पाते हैं, कितना सोच सकते हैं, कैसे वो लिख सकते हैं। एक है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कोई भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा पता कर लें, कुछ क्वेश्चंस पूछ लें पाठ पढ़ाने से पहले, और उसके बाद भी। तो ये एक तरह से वही हुआ डायग्नोस्टिक, या इसको हिंदी में कह सकते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। थर्ड है समेटिव मूल्यांकन। तो समेटिव मूल्यांकन में क्या है कि हम टोटल देखेंगे, एक साल के बाद या 6 महीने के बाद उस बच्चे ने कितना सीखा है, उसका संपूर्ण प्रदर्शन कैसा है, और वो अगली क्लास में जाने के लिए तैयार है, वो आएगा समेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट बात करूंगी मैं प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, इसके सिद्धांत क्या है, किन बातों पर चलकर क्या देखना है हमने इवैल्यूएशन से पहले। तो सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव क्या है, और हमने इवैल्यूएट क्या करना है, प्रश्न किस तरह के बनाए हम छात्रों का, ताकि सही मूल्यांकन हो सके। क्या चीज आप एसेस करना चाहते हैं कि उसकी नॉलेज, या कि उसको कितना और ज्यादा वो बाकी हाई क्वालिटी की जो भी आप उसमें से इवैल्यूएशन में चाहते हैं, उस तरह के प्रश्न। टेक्निक्स, कैसे इवैल्यूएट करना है, कौन सी टेक्निक्स या कौन से तरीके अपनाने हैं ताकि हम बच्चों के ज्ञान को सही से परख सकें। वैरायटी ऑफ टेक्निक्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ए बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें देखना है सिलेबस, क्योंकि अभी हमने कई बार पीछे भी कुछ न्यूज में भी आ रहा था कि कई बार वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आते, एक दो क्वेश्चन कुछ अलग से आ गए। तो सबसे पहले बोर्ड की साइट पे, जैसे बताया मैम ने कि बोर्ड की साइट पे पहले चेक करना है कि बोर्ड का सिलेबस है क्या, और उसके सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे। फिर है प्रिपरेशन ऑफ ए डिजाइन, कि हम एक फॉर्मेट, एक संरचना बनाएंगे, ओवरव्यू क्वेश्चंस बनाएंगे, कितने क्वेश्चंस रखने हैं हमने पाठ्यक्रम के हिसाब से। फिर हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन, स्कोर क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, मार्क्स कितने होंगे, वो रफ एक ड्राफ्ट बना लेंगे। राइटिंग ऑफ क्वेश्चंस ब्लूप्रिंट के हिसाब से। असेंबल क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन पेपर, फिर उसको हम क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में ले आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, सेकंड क्या रहेगा, उस तरह से। प्रिपेयरिंग स्कोर की मार्किंग्स की, ये बहुत जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन आप 2 नंबर का रख रहे हैं, कौन सा 3 का रख रहे हैं, और कौन सा 4 का रख रहे हैं। कैरिंग आउट क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, कौन कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है। और अंत में है मॉडरेशन ऑफ ए क्वेश्चन पेपर। आपने क्वेश्चन सारा सेट कर लिया, फिर उसको चेक करना है आपने कि जो आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसके हिसाब से वो सही से आया है या नहीं। क्वेश्चन पेपर तैयार करने से पहले कुछ एक क्वालिटीज भी हमें ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। क्वेश्चन जो है आपका पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड, इंस्ट्रक्शन क्लियर होनी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आप कितना चाहते हैं, क्या क्या उसमें क्वेश्चंस में आप आंसर क्या चाहते हैं। कंटेंट बेस्ड, लैंग्वेज जो है वो एज के हिसाब से और कक्षा के हिसाब से, उस हिसाब से होनी चाहिए। डिफिकल्टी लेवल,
पहले से तय करें कितने % जो है वो आपने डिफिकल्टी लेवल रखना है मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। वैल्यू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप मार्किंग। कोई अगर बच्चा जो है, जैसे मान लीजिए हिंदी में हमारा आता है प्रसंग और व्याख्या लिखी, तो आपने अगर 3 मार्क्स का दिया है तो प्रसंग के लिए 1 अंक रखा है, व्याख्या के लिए 2। तो अगर वो 1 भाग करता है तो उसको उस भाग के मार्क्स जो है वो मिलने चाहिए। अब है प्रश्न पत्र संरचना, जो हिंदी में अभी यहाँ पे हिंदी +1 +2 की ही बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एस्से टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो इसमें आते हैं। तो अलग अलग प्रश्नों की अलग अलग खूबियां भी हैं, अलग अलग कुछ खामियां भी रहती हैं, तो इसलिए पेपर में इनको सब तरह के प्रश्न जो है वो डाले जाते हैं। हिंदी में एस्से टाइप भी है, मल्टीपल चॉइस भी है, शॉर्ट आंसर भी और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न है, अगर हम इनकी बात करें तो इससे बच्चों की जो है लेखन क्षमता जो है उसमें सुधार देखने को मिलता है। वो अपने विचारों को, अगर उन्हें याद है तो वो अच्छे से उनको लिख सकते हैं। और इसमें एक कमी हमें देखने को मिलती है कि इससे हम सारे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। अगर हमने 2 या 3 4 क्वेश्चन दे भी दिए तो वो बहुत कम सिलेबस जो है उसको हम इसमें इंक्लूड कर पाते हैं प्रश्न पत्र में, और इनको हम 100 से 200 शब्दों में लिख सकते हैं। ये 4 नंबर के भी आते हैं, 5 के भी हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका निबंध आएगा तो वो 4 अंक का है, और सेकंड बुक से अंतराल भाग 2 से आते हैं प्रश्न, वो भी 4 अंक का रहता है, पत्र 4 अंक का रहता है। तो इसकी एक ही कमी है कि इससे हम पाठ्यक्रम को जो है वो ज्यादा नहीं कवर कर पाते हैं। दूसरी तरह के हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 2 या 3 नंबर के आते हैं, 2 या 3 मार्क्स के, और इनके उत्तर जो है हमें 3 या 4 पंक्तियों, बच्चों को पता होना चाहिए कि 4 या 5 पंक्तियों में वो उनका उत्तर जो है वो आ जाना चाहिए। 50 से 60 वर्ड्स लिमिट आती है। और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, इसमें काफी सिलेबस जो है हमारा कवर हो जाता है, प्रश्नों में विविधता आती है, और बच्चे जो है वो इनको लिखने का उनको तरीका भी पता होता है। 2-3 नंबर के प्रश्न जो है उन्होंने याद भी किए होते हैं, कुछ समझ भी आते हैं, तो वो उन शब्द अगर उन्हें सुना भी है तो वो इनको लिख लेते हैं। तो ये कई बार ये भी इसमें एक कमी हो सकती है कि कई बार ये रट्टे को भी प्रोत्साहित करते हैं इस तरह के प्रश्न। और इसमें हम काफी तरह के प्रश्न हिंदी में आ सकते हैं कि सिंपल आपने क्वेश्चन की इससे कवि का क्या आशय था, कोई भी आप पंक्ति जो है वो कविता से दे सकते हैं कि इसका क्या आशय है, उसका क्या अर्थ है, वो लिखा जा सकता है। गिव रीजन, कोई रीजन वाला क्वेश्चन दे सकते हैं, एनालिसिस वाले क्वेश्चन इसमें सब आ सकते हैं। थर्ड टाइप जो है हिंदी में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जो 1-1 नंबर के आते हैं, आसान होते हैं, बच्चों को सुना है तो वो लिख लेते हैं, डायरेक्ट इनके आंसर होते हैं और इसमें कोई गेस वाला काम भी नहीं रहता है। लास्ट जो कि इस बार काफी ऐड हुए हैं क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस बार जो है नए पैटर्न में जो पेपर आएगा उसमें पहला क्वेश्चन जो है उसके 16 भाग जो है इसी तरह के बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो इसमें बच्चों को अधिक अंक प्राप्त करने का मौका मिलता है। अगर उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा है तो उनके अच्छे अंक आ सकते हैं। बच्चे के विस्तृत ज्ञान को हम परख सकते हैं, ज्यादा पाठ्यक्रम को इसमें कवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ खामियां रहती हैं कि बच्चे इसमें कई बार जो है वो अनुमान, या जिसको हम तुक्का कहते हैं, वो लगा लेते हैं कि 4 में से कोई ऑप्शन तो मिलती जुलती है तो कोई तो सही होगा। और इस प्रश्न पत्र को बनाने में टाइम जो है टीचर का ज्यादा लगता है और उसका कौशल भी ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पे हम इसका +2 का जो पेपर है इसका प्रारूप देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो हैं कितने मार्क्स के आएंगे। हमारे अभी हिंदी के ये आएगा सर स्लाइड, हाँ, इसमें हम अभी 3 किताबें जो है वो पढ़ा रहे हैं, अंतरा भाग 2, अंतराल भाग 2, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो इस बार का जो नया पैटर्न है इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये चेंज हुआ है। ये तीनों बुक्स में से आएगा, अंतरा, अंतराल, अभिव्यक्ति और माध्यम। प्रश्न संख्या 1, इसमें 16 भाग रहेंगे
एक एक अंक के होंगे। और दूसरा भाग जो आएगा, दूसरा क्वेश्चन जो है वो अपठित गद्यांश होगा। कोई भी कहीं से भी ऐसा नहीं कि बुक से आता, वो अपठित गद्यांश पहले भी रहता था ये क्वेश्चन। तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 6 एक एक अंक के। इसे अगला रहेगा अपठित पद्यांश, जो किसी कविता में से लिया जाएगा। उसमें भी 4 भाग होंगे 1.5 नंबर के, वो 6 नंबर उसके हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आएगा निबंध और पत्र। ये रचनात्मक भाग से हैं और ये 4-4 अंक के होंगे। नेक्स्ट अभिव्यक्ति और माध्यम, जो तीसरी पुस्तक रहती है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसके प्रश्न आएंगे लघु उत्तरीय, 2 भाग होंगे, 3-3 अंक के होंगे ये। और ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप भी, मतलब 1-1 मार्क्स के भी होते हैं। इस बार जो है ये 2-2 अंक के आ रहे हैं। फिर इसके बाद 7वां प्रश्न जो है ये काव्यांश, जो हमारी कविताएं हैं, जो पुरातन कवि हैं या नए कवि जो हैं, ये काव्य भाग में से आएंगे। सप्रसंग व्याख्या, प्रश्न उत्तर होंगे, कवि परिचय होगा, साहित्यिक विशेषताएं हो सकती हैं। तो इसमें से निबंधात्मक प्रश्न आएगा एक 4 अंक का, और 8वां और 9वां प्रश्न जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर गद्य भाग में से है, जो भी आप पाठ पढ़ाते हैं इनमें, उसमें से 10वां प्रश्न आएंगे निबंधात्मक। उसमें ऑप्शन रहेगी और वो 4-4 अंक के आएंगे। 11वां प्रश्न और 12वां जो है लघु उत्तरीय, ये भी गद्य भाग से आएगा। प्रश्न नंबर 13 जो है और 14, ये दूसरी पुस्तक है अंतराल भाग 2, इसमें से आएंगे। ये एक लघु उत्तरीय प्रश्न और एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा। तो ये रहेगा इस बार का प्रश्न पत्र प्रारूप। पहले सिर्फ ये जो है फर्स्ट भाग जो है ये अलग चेंज हुआ है, बाकी ये सब चीजें आप पुराने प्रश्न पत्र वैसे भी इसमें देख सकते हैं। सिर्फ एक चेंज जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे 1-1 अंक के। तो यहाँ पे जो सिंपल क्वेश्चन है, सरल जो प्रश्न है वो 40%, मध्यम 40% और कठिन जो है वो 20% जो है वो इसमें ऐड किए गए हैं। तो ये ब्लूप्रिंट वाले जो अभी बात की है हमने, ये सारे आपको स्लाइड पर मैंने अभी पीछे दिखाए हैं ये कि हाउ टू डेवलप अ ब्लूप्रिंट। अब है बैलेंसिंग क्वेश्चन डिफिकल्टी। ये डिस्कस हो गया। नेक्स्ट है हाँ जी मार्किंग स्कीम। स्टेप बाय स्टेप बता दे। हाँ जी इसका स्टेप बाय, ठीक है। तो बैलेंसिंग क्वेश्चन डिफिकल्टी अभी मैंने बात की कि इजी क्वेश्चन जो है 20 से 30%, मॉडरेट जो है 40 से 50% और चैलेंजिंग क्वेश्चन जो है 20 से 30%। तो स्टेप बाय इस बार बात कर रहे हैं कि जो आंसर होगा उसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग की बात करें ना, स्टेप बाय, हाँ उसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग। अभी मैंने बात की भी थी अभी कि अगर आप एक कोई एग्जांपल दिया था कि 3 नंबर का अगर प्रश्न आता है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है, तो वो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि प्रसंग के लिए अगर हम 1 अंक देते हैं तो व्याख्या के लिए 2 अंक है। तो बच्चा अगर प्रसंग लिख रहा है तो हम उसे 1 नंबर जरूर दें, या उसने व्याख्या लिखी है तो उसको उसके मार्क्स जो है वो मिलने चाहिए। तो मार्किंग में ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये ठीक लग रहा है तो चलो इसमें 4 दे दिए, इसमें 2 दिए, या ऐसे है ऐसे में भी इस तरह से कर दिया कि 3 दे दिए 4 दे दिए। वो देखना है कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग हो कि बच्चे ने कितना लिखा है, उसको मैक्सिमम उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इसके साथ है सर ये पीछे पिछले हाँ ब्लूप्रिंट का हो गया। उसके बाद बैलेंसिंग क्वेश्चन डिफिकल्टी, क्रिएटिंग ए बैलेंस्ड मार्किंग स्कीम। हाँ यही मैं बता रही थी अभी कि मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही होना चाहिए, जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन मिली है बोर्ड से, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग और कंसिस्टेंसी
बनी रहनी चाहिए। वेटेज टू की टॉपिक्स, जो मेन टॉपिक हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लास्ट में बात करूंगी कि पेपर रिव्यू या क्वालिटी चेक किस तरह से है। तो पेपर अगर आपने बना लिया है तो उसको एक बार रिव्यू जरूर करें। इसके एक दो तरीके हैं। सेल्फ रिव्यू कि अपने आप चेक करें आप एक बार फिर से। पीयर रिव्यू, आपके साथ जो भी शिक्षक हैं उस संबंधित विषय के, उनसे बात कर सकते हैं। पायलट टेस्टिंग, कुछ एक क्वेश्चंस जो है वो बच्चों से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी तरीके से या बाकियों से बात करके उनको पूछ के या लिखवा के थोड़ा सा देख सकते हैं। फाइनल एडजस्टमेंट, आप क्वेश्चन जो भी आपने सेट किए हैं उसी के फाइनल एडजस्टमेंट फिर इसके बाद करें, पेपर रिव्यू के बाद। और इसके साथ साथ मैं एक बात और करना चाहती हूँ, मैम ने मुझे बताया था कि ये सिलेबस का है। तो हमारा +1 का जो है सेकंड बुक है अंतराल भाग 1। इसमें कुछ एक जो पाठ हटाए गए थे। पहला था अंडे के छिलके, हिमालय के अमर आराधक और हिमालय के अमर आराधक भाग 2। तो ये 3 भाग हटाए गए थे, लेकिन ये लेटर निकली है 30/5 की। तो मेरे पास भी स्टूडेंट्स जो है वो पुरानी बुक्स वही लाए हैं और उसमें यही लेसन है, नया लेसन जो है उसमें जोड़ा नहीं गया है। 30/5, हाँ जी। तो इसकी जगह जो नया लेसन है वो ऐड किया गया है, हुसैन की कहानी अपनी जबानी, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, इसी का भाग है। रानीपुर बाजार, ये ऐड किए गए। तो या बोर्ड की साइट से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये लेसन आगे दिए गए हैं, क्योंकि वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और है कि ये अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक जो है ये बोर्ड में मिल जाती है। बच्चे ज्यादातर या टीचर्स, मैंने ये कम लोगों के पास ये बुक देखी है। तो ये अभिव्यक्ति और माध्यम थर्ड बुक है, ये बोर्ड में अवेलेबल है। हाँ, बोर्ड बुक से ही ये ली जा सकती है। आई थिंक ये 140 बोर्ड में आप भी ले सकते हैं। हाँ, बोर्ड में 145 रुपीज की है। बहुत अच्छी दुकान है। हाँ, ये बुक काफी अच्छी है, मैंने भी देखा इसको, कल मैं भी लेके गई तो मैंने देखूंगी, काफी अच्छी है। तो यही था लास्ट। अब आप जान गए होंगे कि बैलेंस क्वेश्चन पेपर कैसे तैयार करना है। और लैंग्वेज की बात है, अगर इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मैम का सेशन बहुत अच्छा गया है, बहुत हम लोग जुड़े हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल पे जाके आप इसको देख सकते हैं। बहुत अच्छा सेशन गया है मैम का। तो आप बाकी लोगों को भी बता सकते हैं कि YouTube चैनल पे जाके इसको आप देख सकते हैं। इवन सर का भी बहुत अच्छा था। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वहां पे जाके रिकॉर्डेड जितने भी हमारे सेशन गए हैं उनको जरूर वॉच करें। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।